नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर अपने 10 साल के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का 1 रुपए का भी आरोप नहीं है। वहां लगभग 370 किलोमीटर दूर पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की विजय संकल्प रैली को गृह मंत्री संबोधित कर रहे थे। बीजेपी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का 1 रुपए का भी आरोप नहीं है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को देखा जाए तो तब 12 लाख करोड़ रुपए के कई घोटाले हुए थे। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ होने के बावजूद मनमोहन सिंह भारत को एक दशक तक दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में 11वें नंबर पर ही रखने में सफल रहे। कांग्रेस के एक नेता ने तो इसे उनकी कामयाबी बताते हुए उनकी तारीफ भी की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को 5वें स्थान पर पहुंचा दिया। शाह ने दावा किया कि जहां भी कांग्रेस सत्ता में आई, आर्थिक प्रगति धीमी हो जाती है, जबकि बीजेपी सरकार के तहत विकास को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जम्मू कश्मीर में सक्रिय था। वहीं दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के अशोक रोड स्थित सरकारी आवास पर रविवार शाम कुछ बदमाशों ने कथित तौर पर पथराव किया, जिससे कई खिड़कियां टूट गईं। इसके बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के पास इस घटना के बारे में शिकायत दर्ज कराई। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शिकायत में आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पथराव किया है। यह घटना अशोक रोड इलाके में एआईएमआईएम के चीफ के घर पर शाम करीब 5:30 बजे हुई। पुलिस को सूचना मिलने के बाद एक एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की टीम उनके घर मुआयना करने पहुंची और मौके से सबूत जुटाए। ओवैसी ने सांसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बदमाशों के एक ग्रुप ने उनके घर पर पथराव किया और खिड़कियों को तोड़ दिया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि घटना के समय वे घर पर नहीं थे। जब रात 11:30 बजे अपने आवास पर पहुंचे तो खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और चारों ओर ईंट पत्थर बिखरे पड़े थे। ओवैसी को उनके घरेलू नौकरों ने बताया कि बदमाशों के एक समूह ने करीब शाम 5:30 बजे घर पर पत्थर फेंके थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जारी किया बड़ा बयान। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन पर मुख्यमंत्री बनने के लिए शरद पवार के चरणों में आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की सभा में इसका जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2019 में देवेंद्र जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। बड़ी फोटो मोदी जी की थी, छोटी फोटो उद्धव जी की थी। कई बार बोला गया था कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी हर जगह कहा, मोदी जी ने भी हर जगह कहा। चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा और सारे सिद्धांतों को छोड़कर शरद पवार की शरण में चले गए। उन्होंने कहा कि हमें सीएम बनाओ। उद्धव ठाकरे ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और उस पर शिवसेना के साथ मुख्यमंत्री का पद साझा न करने के अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया था। इसके बाद ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व किया था। पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद तत्कालीन एमवीए सरकार गिर गई थी। हमें मुख्यमंत्री बनाओ। पार्टी किसकी बड़ी बनी थी भाई? जोर से बोलो, किसकी बनी थी? कौन बनना चाहिए? अरे हमें सत्ता का लोभ नहीं है। सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज शरद पवार के चरणों में बैठ गई थी और आज समय ने करवट ली है। शिवसेना असली बनकर धनुष बाण के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। और मैं फिर से कहता हूं, हमें सत्ता का मोह नहीं है। हमारे मन में महाराष्ट्र का हित सर्वोपरि। और आज भी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्यादा विधायकों ने किया है। और आज
उनको सबक सिखाने का काम भी हुआ है। मगर महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव है तब हमारी अपेक्षा महाराष्ट्र के अंदर बहुमत की नहीं है, बहुमत नहीं प्राप्त करना है। गत चुनाव में भी 48 में से 42 सीटें जीते थे, मगर हमें इससे संतुष्टि नहीं है। इस बार बहुमत नहीं चाहिए, संपूर्ण विजय चाहिए। 48 की 48 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली, मोदी जी के झोली में डाली, और शिवसेना भाजपा युति फिर से एक बार ये सिद्ध कर ले कि कुटिल बुद्धि से राजनीति को और सत्ता को कुछ। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने वर्चुअल अदालती सुनवाई से कार्यक्षमता का स्तर बढ़ने की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली का उपयोग करना जरूरी है, जिसके लिए एक बेहद बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है और सरकार ने काफी मात्रा में फंड की मंजूरी दी है। जस्टिस कौल ने इसके साथ ही कहा कि धीरे धीरे वर्चुअल या हाइब्रिड सुनवाई की प्रणाली चलन में बन जाएगी और कोर्ट रूम में शारीरिक रूप से हाजिरी के साथ सुनवाई महज अपवाद होगी। जस्टिस कौल ने रविवार को 4 दिवसीय दिल्ली मध्यस्थता सप्ताहांत के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके साथ उन्होंने कहा कि मध्यस्थता कार्रवाई में शामिल पक्षों को बहुस्तरीय समीक्षा के जरिए लड़ाई को जारी रखने के बजाय मध्यस्थता निर्णय को स्वीकार करना सीखना चाहिए। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बिहार में 3 सीटों पर सीमित कर देंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक शक्तियां बिहार को अपने कब्जे में लेना चाहती हैं, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया है। संत रविदास जयंती के अवसर पर रविवार को आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की स्थिति खराब है। एक तरफ जहां सांप्रदायिक शक्तियां कब्जा किए हुए हैं, वहीं ये लोग सामाजिक न्याय नहीं चाहते। ये लोग गोलवर्कर के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं। ये अंतिम पायदान पर लोगों को आगे आने नहीं देना चाहते। जरूरी है सभी को एकजुट होकर एक साथ चलने की। तेजस्वी ने कहा कि बहुरूपिया से सावधान रहने की जरूरत है। आपसे मीठा बोलकर आपके वोटों को हथिया लेंगे। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां छापेमार कार्रवाई चल रही है। वहीं बीजेपी के लोग बिहार में कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिहार में अच्छे से मजा चखा दिया गया। तो आज यहाँ भाजपा वाले लोग सब छटपटा रहा है, वो जुलूल बक रहा है, गरीब का राज है, महागठबंधन सरकार करना, जहाँ सबके लिए काम हो रहा है तो बोलता है जंगल राज है। मतलब गरीब पिछड़ा दलित का सरकार बनेगा तो लोग बोलता है कि जंगल राज है। लेकिन अब कोई इनके बातों को कोई खरीदने वाला लोग नहीं है, कोई मानने वाला लोग नहीं। ऐसा कौन सा जादू का छड़ी था कि रातों रात जंगल राज हो गया? थे तो कौन सा राज था वो? तो इसलिए हम सब लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, मजबूत रहने की जरूरत है और आगे का लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो इसके लिए हम आप सब लोग से यही कहने आए हैं कि अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो भाजपा को 2-3 सीट से ज्यादा बढ़ने मिलेंगे। और अब तो महागठबंधन 7 दल एक साथ हो गया, बाकी भाजपा जो है अकेले रहेगी। अब अकेले ही नहीं, 2024 बिहार तय करेगा कि देश में राज किसका होगा। वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को लेकर अमर्यादित बयान दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय के लोगों की तुलना में मुगलों को अधिक याद करते हैं, जैसे वो उनकी संतान है। मुफ्ती ने यह भी कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से खतरा था और अब एक वेस्ट इंडियन कंपनी
ने जम्मू कश्मीर में खतरा पैदा कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई दुश्मन नहीं है तो वो मुगलों के बारे में बात करते हैं। वो मुसलमानों से ज्यादा मुगलों का जिक्र करते हैं जैसे वो उनकी संतान है। केंद्र पर बरसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल के प्रत्यक्ष शासन के बाद से घाटी में कोई भर्ती नहीं हुई है। पीडीपी प्रमुख ने पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर चल रहे विवाद को भी लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो ब्रिटिश सहयोगी थे जिन्होंने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ तब तक बात नहीं की जब तक विवाद नहीं हुआ। हालात में आप हमारे साथ चल रहे हैं, मगर लोगों को समझाओ, कहीं इतनी देर ना हो जाए कि फिर आप कितने भी हाथ पांव मारो कुछ नहीं लगेगा। जो सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का है वो ये जमात है जो 1947 से पहले अंग्रेजों के साथ खड़ी थी और आज भी वो सिर्फ अपने साथ खड़े हैं और मुल्क के खिलाफ है। मुझे ये बताइए, ये कौन सा, मुझे समझ नहीं आता, ये कौन सा कहते हैं ना बहुत ही मजबूत हमारी लीडरशिप है। कौन सी मजबूत लीडरशिप है? अरे चीन ने तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर आपकी जमीन ले ली, आपने तो मुंह से उफ तक नहीं की, चीन ही निकलती है। बांग्लादेश में हालात खराब हो गए, वहां पाकिस्तान ने बुरा सलूक किया अपने लोगों के साथ, हालांकि वो मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे, और इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। वो तो हमारी जमीन नहीं थी पर आजाद करवा दिया। यहां तो चाइना हमारे लद्दाख में आके बैठ गया, आपके मुंह से तो चीन ही निकलती, और जो पार्लियामेंट में इसके बारे में बात करना चाहता है उसको माइक बंद कर देते हो। जो बात करता है, ये कौन सी जमहूरियत है? कोई बात करता है तो उसको कहते हो कि भाई इसको एक्सपंज करो, इसको रिकॉर्ड से निकाल। इन मुश्किल हालात में आप हमारे साथ चल रहे हैं, मगर लोगों को। और मेघालय सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के लिए वेस्ट गारो हिल्स जिले के तुरा में एक स्टेडियम का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये चुनावी रैली 24 फरवरी को होनी थी जिसके लिए बीजेपी की ओर से अनुमति मांगी गई थी। सरकार का कहना है कि जिस जगह पर बीजेपी रैली करने के लिए इजाजत मांग रही है वहां भी काम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि मेघालय सरकार डर गई है, इसलिए तुरा के इस स्टेडियम में रैली की इजाजत नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मेघालय की जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी मेघालय आए और जरूरी ही प्रधानमंत्री मोदी यहां आएंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और संयुक्त पूर्वोत्तर प्रभारी ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि कार्यक्रम स्थल की पुष्टि नहीं होने के बावजूद रैली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। एक बार प्रधानमंत्री ने मेघालय के लोगों से बात करने का फैसला कर लिया है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वहीं दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर देर रात बवाल हो गया। अब इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने वामपंथी कार्यकर्ताओं पर जेएनयू में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनकी प्रतिमा तोड़ने का आरोप लगाया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मामले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वामपंथी कार्यकर्ताओं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। एबीवीपी जेएनयू के सचिव उमेश चंद्र अजमेरा ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी प्रतिमा लगाई गई थी, लेकिन जेएनयू के कम्युनिस्ट इसे पचा नहीं पाए। उनका आरोप है कि 100 फ्लावर्स ग्रुप और एसएफआई के लोग आए और शिवाजी महाराज की तस्वीर तोड़ दी। शिवाजी के सम्मान में जेएनयू मैदान में। वह यूपी के औरैया जिले पहुंचे मत्स्य प्रभारी जिला मंत्री संजय निषाद ने जिला मुख्यालय ककोर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसके साथ ही औरैया जिले में इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। बात की बधाई दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री की सोच, उनके जो विचार थे, माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से
जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, जो हम लोगों ने रोड शो किया था देश और दुनिया में और अपने देश में, उसका एक ऐतिहासिक रिजल्ट मिला है और लगभग अपनी जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास जो है लोगों ने साइन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि जिस स्पीड से, जिस तीव्रता के साथ एमओयू पर साइन हुए हैं, निवेशक आए हैं और अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो हम माननीय मंत्रियों की जिम्मेदारी की गई है कि हर जिले में, पहली बार है कि हर जिले में, पहले तो निवेश होता था कहीं एक जगह, पहले जो है इन्वेस्टर समिट कराई जाती थी उत्तर प्रदेश में, नहीं दूसरे जहाँ दिल्ली कराई जाती थी, क्योंकि पूछा जाता था क्यों, तो कहते थे नहीं उत्तर प्रदेश में लोग आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए दिल्ली में हम इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं। तो आज के दिन में हमारी जो सरकार है हर जिले में इन्वेस्ट कराई जा रही है और औरैया में भी लगभग 2598 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हुआ है और हर 15 सेक्टरों में है। तो मैं यहाँ के लोगों को बधाई दूंगा और ये हमारे बिल्कुल जिम्मेदारी दी गई है मंत्रियों को प्रभारी कि जिस तीव्रता के साथ इन्वेस्टर आए। तेलंगाना भारत का अफगानिस्तान है और मुख्यमंत्री केसीआर इसके तालिबान हैं, ये कहना है राज्य की विपक्षी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की प्रमुख वाईएस शर्मिला का। शर्मिला ने महबूबाबाद में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि वो एक तानाशाह है और अत्याचारी है। तेलंगाना में कोई भारतीय संविधान नहीं है, केवल केसीआर का संविधान है। तेलंगाना भारत का अफगानिस्तान है और केसीआर इसके तालिबान है। बता दें कि तेलंगाना पुलिस ने वाईएस शर्मिला को महबूबाबाद के विधायक और बीआरएस नेता शंकर नाइक के खिलाफ कथित रूप से अनुचित टिप्पणी करने के आरोप में हिरासत में ले लिया है। To KCR that he is the dictator, he is a tyrant. There is no Indian constitution in Telangana. There is only the KCR's constitution. This place is the Afghanistan of India. Telangana is the Afghanistan of India and KCR is its Taliban. That's what. वहीं कटनी जिले के समीप पन्ना जिले के रैपुरा में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ छात्रा से भरी बस पलटने से छात्र घायल हो गए हैं। केरल के रहने वाले सभी स्टूडेंट यहाँ घूमने आए थे। वहीं इस घटना की सूचना जैसे ही पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री और आयुष मंत्रालय के प्रभारी रामकिशोर नानो काबरे को मिली, पन्ना जिले का दौरा छोड़ कटनी जिले घायलों से मिलने पहुंचे और बच्चों के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था करने के लिए डॉक्टरों से चर्चा की। पन्ना जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र में केरल के त्रिशूर जिले के छात्र शैक्षणिक टूर पर सागर यूनिवर्सिटी गए हुए थे। वहां से वापस लौटते समय बस पलट जाने से उस बस में बैठे जो छात्र थे, जिनकी संख्या 30-35 करीब बताई जा रही है, उसमें से करीब 10 लोग अभी यहाँ आए हुए हैं, 10 घायल, और बाकी अभी कितने लोग हैं ये ज्ञात नहीं हो सका है। बस में लगभग कितने लोग सवार थे? बस में करीब 30-35 लोग सवार थे, जिसमें से 10 घायल उपचार हेतु। ये रैपुरा के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें हमारे 16 बच्चे यहाँ पे कटनी लेके आए हैं। सभी प्राथमिक उपचार, सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार हो रहा है। 2 ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्थिति थोड़ा सा सिर पे चोट है, तो उनको मेडिकल कॉलेज जबलपुर भेजे हैं। बाकी यहाँ सब ठीक है, व्यवस्थित है। डॉक्टर के देखरेख में कल सुबह तक के रखेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें हमारे को ऐसा लगे। सारे अभी 16 बच्चे यहाँ पे खतरे के बाहर हैं। घायलों में कोई बच्चा गंभीर? अभी कोई ऐसा गंभीर नहीं है। 2 जो हमने बताए, 2 बच्चों की स्थिति में जो सिर पे चोट है और पैर पे थोड़ा ज़्यादा है, तो उनको हमने वहीं मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर सुबह लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रॉली बैग यात्रियों के बेंच के पास मिला। वाराणसी से पहुंचे बम निरोधक टीम ने बैग को खोला तो उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली।
पुलिस मामला दर्ज कर संदिग्ध आरोपी की तलाश में जुट गई है। स्थानीय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। मौके पर जांच के लिए डॉग स्क्वाड दस्ता और वाराणसी से बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। टीम ने जांच के बाद ट्रॉली बैग खोलकर देखा तो बैग में शराब का पाउच भरा हुआ था। अलग अलग ब्रांड के 108 पैकेट अंग्रेजी शराब का बैग से निकला। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो पता चला कि युवक वहीं ट्रॉली बैग लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने आशंका जताई कि पुलिस को देखने के बाद वो बैग छोड़कर लापता हो गया। जीआरपी द्वारा सूचना दी गई कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक संदिग्ध बैग मिला हुआ है। तत्काल सूचना पर मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कटरा और हल्का प्रभारी कुंवर मनोज पहुंचे और जीआरपी के साथ वार्तालाप की गई तथा बीडीएस की टीम जो कि वाराणसी से बुलाई गई। बीडीएस की टीम के द्वारा जब बैग को खोला गया तो उसमें कुछ शराब की केन मिले हुए हैं, पाउच मिले हुए हैं और संदिग्ध व्यक्तियों की सीसीटीवी फुटेज निकाली। शिवपुरी शहर के फतेहपुर क्षेत्र में बीती रात शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर पर बांटी गई ठंडाई पीने से 100 से ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पास में मंदिर है शंकर जी का। तो 9 बजे मैंने ठंडाई पी तो 2-3 घंटे बाद जी सा घबराया एकदम मेरा। जीसा घबराया तो इसको तो उल्टी हो ही रही थी, छोटे वाले को तो इसको पहले से हो रही थी। तो फिर मैं इसको देखता रहा, फिर मेरे को भी चालू हुई उल्टियाँ। फिर घर में 5-6 और भैया और बहू थी, छोटे बच्चे थे, सबको उल्टियाँ चालू हो गई। सबको उल्टियाँ चालू हो गई। फिर हम एकदम भगे। फिर बगल में पड़ोसी रहते हैं, उनकी गाड़ी में बैठकर हम आए और दोनों हम आए। रात को क्या माहौल था यहाँ पर? अरे पर्चा संबंध में इतनी लाइन लग रही थी, पर्चा नहीं बन पा रहे थे। इधर आए थे, इधर भी बहुत भीड़ थी। क्या लगता है जितने लोगों ने पिया सभी परेशान हुए? सभी वहीं डले थे, वहीं पे पर्चा बनवाने माता उल्टे डले। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री के गृह जिले में राजस्व अमले के कार्यों से असंतुष्ट बुजुर्ग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। दुर्ग जिला पाटन तहसील निवासी श्याम राव सिरके ने 1985 में कोरबा जिले के रिहायशी इलाके में 6 डिसमिल जमीन खरीदी थी। उस दौरान श्याम राव कोरबा पावर प्लांट में बतौर मैकेनिकल कार्यरत थे, लेकिन कुछ साल बीत जाने पर श्याम राव की जमीन खाली पड़ी जमीन पर पटवारियों और आरआई ने जमीन की 3 बार रजिस्ट्री कर दी। मामले में श्याम राव ने छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मंत्री, राज्यपाल, एडीएम, तहसीलदार सहित अधिकारियों के पास अपनी जमीन की चौहद्दी बनवाते हुए कब्जा दिलाने की गुहार लगाई है, लेकिन जब न्याय नहीं मिला तो बुजुर्ग श्याम राव अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वाला हूँ वैसे जमीन खरीदी किया था, उस समय में 20-22 साल तक के कोरबा में रह रहा था और ठेकेदारी करता था। उसी से मेरा जीविकोपार्जन होता था और उसी बीच में सन 85 में इस ज़मीन को खरीद लिया था। काम की कमी होने के कारण से बच्चे लोग बढ़ गए तो रायपुर में पढ़ाने के लिए ले गया और वर्तमान में छोटे से खेती बाड़ी है, वो पाटन तुलसी गांव में है, जहां भाई लोग खेती बाड़ी करते हैं। और 2012-13 से मेरी ज़मीन का ये लोग हेरा फेरी किए हैं, तब से मैं अपनी ज़मीन पाने के लिए भटक रहा हूँ। और एक बार हेरा फेरी करते तो बात समझ में आती, 3 बार कर चुके हैं और सब जगह फरियाद करके थक चुका हूँ, कुछ नहीं हो रही है। मजबूरी बस मुझे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।